वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग ब्रिटिश और बंगाल के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्रिटिशर्स का बंगाल पर जो विजय हुआ है, विजय अभियान रहा है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पूरा वीडियो आप कंप्लीटली ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्विज भी पूछा जाएगा, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम नवाब कौन बना था। देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप अपनी तरफ से भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश कीजिए। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खां। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही होगा। तो बंगाल के नवाब बनने के क्रम में मुर्शिद कुली खां का घटनाक्रम क्या रहा है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सन 1700 में उस समय के बंगाल के जो गवर्नर बने थे मुर्शिद कुली खां बने थे। औरंगजेब ने इनको क्या बनाया था, गवर्नर, राइट। इसके बाद सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद वहाँ के गवर्नर मुर्शिद कुली खां ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और वो बंगाल का नवाब बन गया। अपने आप को नवाब घोषित कर दिया और नवाब के रूप में ही बंगाल का शासन संभालने लगा था। ठीक है, यहाँ पर देखिए इमेज में आप देख सकते हैं कि उस समय बंगाल का जो शासन था, बंगाल में जो नवाबों का शासन था, उसमें 3 क्षेत्र शामिल थे। ओडिशा शामिल था, बिहार शामिल था और प्रॉपर का जो बंगाल है वो भी शामिल था। तो इंडिया के मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन कलर का जो भी पार्ट है ये आपका टेरिटरीज ऑफ द नवाब ऑफ बंगाल था, राइट। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मुर्शिद कुली खां ने अपनी नई राजधानी कहाँ बनाई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके सामने फिर से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मसूलीपट्टनम, ढाका, मकसूदाबाद और मुंगेर। जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ उसका डिस्कशन भी करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मकसूदाबाद। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। ठीक है, उसने अपनी जो राजधानी थी ढाका से मकसूदाबाद बनाई थी और इसका एक नया नाम भी रखा था और इसका नाम रखा था मुर्शिदाबाद। राजधानी का नाम ध्यान रखिएगा, मकसूदाबाद या फिर मुर्शिदाबाद। इमेज में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए एक इमेज है और यहाँ पर ये आपका है ढाका। इससे पहले ढाका बंगाल की राजधानी हुआ करती थी। इसके बाद उसने मुर्शिदाबाद या फिर मकसूदाबाद यहाँ पर अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कोलकाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बंगाल में भूमि बंदोबस्त की इजारा व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने एक बार फिर से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका क्या आंसर होगा, एक बार फिर से यही होगा, मुर्शिद कुली खां। इसी ने इजारा व्यवस्था की शुरुआत की थी और इजारा व्यवस्था में जनरली भूमि का जो स्वामी होता था वो किसे माना जाता था, जमींदारों को ही माना जाता था। और इसी प्रकार की व्यवस्था आगे सन 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भी शुरू की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस में। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय के जो जमींदार थे वो इससे पहले मुर्शिद कुली खां के समय में इजारा व्यवस्था के तहत जमींदारी का काम कर चुके थे। ठीक है, ये आप पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों के छत्ते से की थी। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, मीर जाफर और मीर कासिम, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की थी और उसका एक प्रसिद्ध कथन था अंग्रेज़ों के बारे में कि यदि उन्हें छोड़ दिया जाए तो वे हमें शहद देंगे और यदि उन्हें छेड़ दिया जाए तो हमें काट काट कर खा डालेंगे। तो इस तरह से उन्होंने मधुमक्खियों की तुलना की थी किनसे, बंगाल के जो वहाँ पर अंग्रेज शासन कर रहे थे। बंगाल में जो अंग्रेज थे शासन करने की फिराक में थे, तो उन संबंध में उन्होंने ये कहा था। ठीक है, तो अलीवर्दी खां यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, अलीवर्दी खां से पहले भी बंगाल में 2 नवाब बन चुके थे, सरफराज खां और शुजाउद्दौला। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन प्रमुख रूप से अगर बंगाल के नवाब की बात करें तो मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां का नंबर ही आता है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला की गद्दी संभालने के समय उसके विरोधी कौन थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुर्शिद कुली खां, इसके बाद आते हैं अलीवर्दी खां और अलीवर्दी खां के बाद जो अगला नवाब बनता है वो बनता है सिराजुद्दौला। और जो अलीवर्दी खां था इसकी 3 बेटियां थीं। ठीक है, 3 बेटियां थीं और तीनों बेटियों में
जो बेटा की अगर उम्मीदवार की बात करें तो कोई भी उसका बेटा नहीं था, केवल 3 बेटियां तो इन्हीं 3 बेटियों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ। तो इसमें सबसे छोटी बेटी का जो लड़का था सिराजुद्दौला, यही बंगाल का नवाब बनता है। लेकिन इसके गद्दी के संभालते समय ही उसके सामने कई विरोधी उत्पन्न हुए थे, जिसमें पहली विरोधी थी उसकी मौसी घसीटी बेगम। तो घसीटी बेगम कौन थी? मौसी थी, ठीक है। दूसरे विरोधी थे शौकत जंग, ठीक है। शौकत जंग कौन थे? ये सिराज के चचेरे भाई थे और पूर्णिया के नवाब थे। कहाँ के नवाब थे? पूर्णिया के नवाब, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ मीर जाफर भी इनके प्रमुख विरोधी हुए थे। और मीर जाफर कौन थे? ये सिराजुद्दौला के सेनापति थे, राइट, सेनापति। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं राय दुर्लभ और जगत सेठ। तो राय दुर्लभ कौन थे? तो राय दुर्लभ जब नवाब के दीवान थे और जगत सेठ एक बहुत ही बड़े व्यापारी थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सिराजुद्दौला की गद्दी संभालने के टाइम सभी इनके विरोधी थे। तो ऑप्शन यहाँ पर ई सही होगा, उपरोक्त सभी। तो ये क्वेश्चन अवधारणात्मक है, इसमें कोई भी फैक्ट नहीं है, केवल आपको समझना होगा कि कौन कौन उसके दुश्मन थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना कब घटित हुई? देखिए सिराजुद्दौला की गद्दी संभालने के समय ही अंग्रेजों ने उसकी राज्य काज में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। तो इसी वजह से दोनों के बीच एक छोटा सा संघर्ष हुआ था। तो उसी संघर्ष के दौरान एक घटना घटित हुई जिसे बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। इसको काल कोठरी की त्रासदी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 20 जून सन 1756 को। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अब ब्लैक होल ट्रेजेडी की अगर हम बात करें तो इसमें एक कमरा था, ठीक है, 18x14 का, 18x14 फुट का एक कमरा था। और इस कमरे में 146 पीपल, ठीक है, 146 लोगों को बंदी बना लिया गया था, कैद कर लिया गया था, ठीक है। कब? 20 जून। 20 जून आप समझ सकते हैं कि 20 जून को कितनी गर्मी होती है। जब अगले दिन यानी कि 21 जून को उस कोठरी को, उस कमरे को खोला गया था तो मात्र 23 लोग ही जिंदा थे। और इस घटना की जानकारी देने वाला एकमात्र अंग्रेज था हॉलवेल। इसने इस घटना का जिक्र किया था, ठीक है। तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे ब्लैक होल ट्रेजेडी से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीनगर की संधि कब हुई थी? तो इसी बीच प्लासी के युद्ध के पहले ही जब अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच जब झड़पें हुई, संघर्ष हुआ, तो इसी बीच एक अलीनगर की संधि हुई। और ये जो संधि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुई थी। तो ये जो संधि हुई थी ये हुई थी 9 फरवरी सन 1757 को। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और अलीनगर की संधि के तहत अंग्रेजों को एक बार फिर से दस्तक का उपयोग करने का अधिकार मिल गया था। दस्तक आपको पता ही होगा कि अंग्रेजों को सन 1717 में फर्रुख सियर ने प्रदान किया था, जिसमें कि कर मुक्त व्यापार शामिल था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे? देखिए अलीनगर की संधि के बाद इस तरह की पृष्ठभूमि बन गई थी कि अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच एक युद्ध होना स्वाभाविक था। तो उस युद्ध के क्या कारण हो सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए पहला कारण था अलीनगर की संधि का उल्लंघन। अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब पर आरोप लगाया था कि बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला अलीनगर की संधि का उल्लंघन कर रहा है। तो ये एक आरोप लगाया गया था। दूसरा प्रमुख कारण था अंग्रेजों द्वारा नवाब के शत्रुओं को आश्रय। नवाब के कुछ शत्रु थे और उनको अंग्रेजों ने आश्रय प्रदान किया हुआ था, ठीक है। तो ये भी एक कारण था। तीसरा प्रमुख कारण था दस्तक का दुरुपयोग। दस्तक यानी कि फ्री पास, जो कि फर्रुख सियर ने दिया था, जिसमें कि अंग्रेज बिना शुल्क के व्यापार कर रहे थे। तो उसका दुरुपयोग अंग्रेजों ने काफ़ी हद तक किया। निजी व्यापार के लिए भी वो दस्तक का प्रयोग करते थे और दस्तक के अधिकार को वो भारतीय व्यापारियों को भी पैसे लेकर बेच देते थे, ठीक है। तो इन सब के कारण नवाब अप्रसन्न हुआ और इसकी वजह से नवाब और अंग्रेजों के बीच संघर्ष प्लासी के युद्ध के रूप में सामने आता है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन है आपका डी सही हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी कारण, यानी कि ऊपर के जो 3 कारण थे, तीनों कारण इसके प्रमुख वजह थे प्लासी के युद्ध के। तो बात कर लेते हैं प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो 23 जून सन 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। और इस युद्ध में एक वास्तविक युद्ध तो नहीं होता है, केवल एक छद्म युद्ध होता है, क्योंकि प्लासी के युद्ध के तहत बंगाल के नवाब के जो सेनापति थे मीर जाफर और साथ ही साथ वहाँ के कुछ अमीर राय दुर्लभ, जगत सेठ, इन तीनों ने गुप्त समझौता किया था। किससे किया था? अंग्रेजों से। और उन्होंने ये तय किया था कि युद्ध जीतने के बाद मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा, ठीक है। मीर जाफर कौन था? मीर जाफर वहाँ के जो नवाब थे सिराजुद्दौला
उसका सेनापति था, तो इसने गुप्त समझौता किया था अंग्रेजों के साथ कि अगर वो जीतते हैं, अंग्रेज जीतते हैं, तो मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाएगा। इसकी वजह से मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया और इस तरह से प्लासी के युद्ध में बिना लड़े ही अंग्रेज जीत गए। ठीक है, तो ये जो युद्ध हुआ था 23 जून सन 1757 को हुआ था। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस जिले में हुआ था, तो ये आपका नदिया जिले में हुआ था। ठीक है, कौन सी नदी के तट पर हुआ था, तो ये आपका भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, नदिया जिला और भागीरथी नदी के तट पर प्लासी का युद्ध हुआ था और इसमें अंग्रेजों की एक तरह से जीत हुई थी, बिना लड़े ही जीत हुई थी। ठीक है, और एक बहुत बड़े विद्वान थे के.एम. पनिक्कर, इन्होंने ये भी कहा था कि प्लासी का युद्ध एक सौदा था, क्योंकि सौदा ही था, क्योंकि दोनों अंग्रेजों और नवाब के सेनापति के बीच एक सौदा होता है जिसमें कि मीर जाफ़र और बंगाल के धनी लोगों ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया था। तो ये एक कथन बहुत ही प्रसिद्ध है। और प्लासी के युद्ध के बाद क्या होता है वो तो आप जानते हैं कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत के एक बहुत बड़े प्रांत को, जो कि बंगाल था, उसको अंग्रेजों ने दस्तक के दुरुपयोग के माध्यम से, निजी व्यापार के माध्यम से, रिश्वत के माध्यम से खूब लूटा। ठीक है, और अंग्रेजों ने इसके बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा जाता है। यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्लाइव। ऑप्शन बी सही होगा। क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्लाइव की दूरदर्शिता और श्रेष्ठ सैनिक गुण के होने की वजह से उसने कई लड़ाइयां भारत में जीती, कई रणनीतिक निर्णय उसके बहुत ही सही साबित हुए। ठीक है, और क्लाइव को भारत में ब्रिटिश राज्य का एक तरह से संस्थापक भी कहा जाता था। ठीक है, और क्लाइव ने ही प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफ़र को मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया था। ठीक है, और इतना देने के बाद भी मीर जाफ़र और अंग्रेज़ों के बीच नहीं बनी। मीर जाफ़र अंग्रेज़ों की जो महत्वाकांक्षाएं थी, अंग्रेज़ों की जो मांग थी, उसको पूरा नहीं कर सका। इसके बाद उसने अगला जो नवाब था वो किसे बनाया, मीर कासिम को। ठीक है, मीर कासिम को। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये सब क्लाइव के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नवाब ने अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित की। तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसका आंसर हो जाएगा मीर कासिम। ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, तो ये जो राजधानी है मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की जाती है। मैंने आपको बताया था कि मुर्शिद कुली खान ने ढाका से मुर्शिदाबाद यानी कि मकसूदाबाद राजधानी स्थानांतरित की थी, लेकिन मीर कासिम ने मकसूदाबाद यानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। और ये क्यों स्थानांतरित की, उसके एक सीधा सा वजह था कि वो नहीं चाहता था कि वहाँ पर अंग्रेज़ों का अधिक हस्तक्षेप था, और वो मुंगेर में जाकर वहाँ पर यूरोपीय ढंग से अपनी सेना को उसने प्रशिक्षित किया, गन फैक्ट्री बनाई। ठीक है, और कई तरह के सेना की भलाई के लिए काम किए, और उसने अंग्रेज़ों से बदला लेने की और युद्ध करने की एक आंतरिक रणनीति भी बनाई रखी हुई थी। और ये अली वर्दी खां के बाद सबसे योग्य नवाब था। राइट, साथ ही साथ इसने ये भी निर्णय लिया था कि जो दस्तक था फ्री पास, उसको सभी व्यापारियों, जिसमें कि भारतीय व्यापारी भी शामिल थे, उनके लिए भी फ्री में खोल दिया था, जिससे कि अंग्रेजों को एक तरह से नुकसान होने लगा और अंग्रेज इससे रुष्ट भी हो गए थे। तो ये जो क्वेश्चन है, राजधानी मुंगेर स्थानांतरित की, इसको आप मैप में समझ लीजिए। देखिए ये मैप दिया गया है, तो ये देखिए आपका है मुर्शिदाबाद। ठीक है, और यहाँ से इसने राजधानी कहाँ पर स्थानांतरित की, मुंगेर। इंडिया के मैप में आप देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए ये आपका मुर्शिदाबाद। ठीक है, ये आपका मुर्शिदाबाद है, और इसने अपनी राजधानी यहाँ पर, ये आपकी मुंगेर यहाँ पर स्थानांतरित की। ठीक है, मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। राइट, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर के युद्ध के कारणों के बारे में बात करें तो मैंने आपको बता दिया था कि मीर कासिम ने कुछ ऐसे निर्णय लिए जिसकी वजह से अंग्रेज और मीर कासिम के बीच तनाव पैदा हुआ, दस्तक को सभी के लिए जारी कर दिया, और कंपनी की अपेक्षाओं पर मीर कासिम खरा नहीं उतरा, और इन दोनों के बीच संघर्ष हुआ। संघर्ष के बाद मीर कासिम भागकर कहाँ पर आया, अवध में, और अवध का वहाँ पर नवाब कौन था, शुजा-उद-दौला। ठीक है, शुजा-उद-दौला, और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला प्लस वहाँ पर शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय, और साथ ही साथ मीर कासिम। तो इन तीनों लोगों ने मिलकर बक्सर के युद्ध की एक पृष्ठभूमि रची। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इस युद्ध में
कौन विजय हुए? आपको पता होगा कि इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत होती है। और बक्सर का युद्ध कब हुआ, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 22 अक्टूबर सन 1764 में। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस युद्ध में मीर कासिम जो कि अवध के नवाब के साथ, जो कि शुजाउद्दौला थे, उनकी शरण में गया था और उन्होंने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक त्रिकुट का निर्माण कर लिया था। और बक्सर के मैदान में, बक्सर कहाँ पर है? ये आपका है बिहार में। ठीक है, बक्सर कहाँ पर है? बिहार में। तो यहाँ पर अंग्रेजों से सन 1764 में ये युद्ध हुआ और इसमें अंग्रेजों की जीत हुई। और इस समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हेक्टर मुनरो। ठीक है, हेक्टर मुनरो बनाम ये तीन लोग, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, तो इनके बीच युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध, और इसमें अंग्रेजों की जीत होती है। राइट, और इस जीत के बाद संधियां भी होती हैं। ठीक है, और संधियों के बाद इन प्रमुख संधियों में इलाहाबाद की संधि होती है, जो कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में है। अंग्रेजों ने इलाहाबाद की संधि सन 1765 में किसके साथ की? तो देखिए, अवध के नवाब के साथ भी संधि की है और मुगल बादशाह की भी साथ संधि की है। तो इलाहाबाद की दो संधियां हुई हैं, अवध के नवाब के साथ अलग हुई है और मुगल बादशाह के साथ अलग हुई है। ठीक है, अवध के नवाब के साथ जो संधि हुई है, इसमें इलाहाबाद और कड़ा क्षेत्र को उन्होंने वहाँ से हासिल कर लिया था अंग्रेजों ने, और मुगल बादशाह को अंग्रेजों का पेंशनर बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन सी सही होगा, उपरोक्त दोनों के साथ संधि की है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध का क्या परिणाम रहा? ऑप्शन यहाँ पर जो दिए गए हैं, यहाँ पर पहला ऑप्शन है बंगाल में द्वैध शासन। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध के परिणाम के स्वरूप में बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना होती है। अब ये द्वैध शासन क्या है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। इसमें देखिए, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है, जो कि बंगाल का पूरा क्षेत्र था, जिसमें कि बिहार और उड़ीसा भी शामिल था, इसमें जो राजस्व वसूली का अधिकार था, जिसे कि दीवानी कार बोलते हैं, वो कंपनी को दिया गया। ठीक है, राजस्व का जो काम था, जिसे दीवानी काम बोलते हैं, वो कंपनी को मिला। ठीक है, और साथ ही साथ कानून व्यवस्था और सैन्य प्रशासन का जो काम था, वो नवाब को दिया। ठीक है, कानून व्यवस्था और प्रशासन का जो काम था, वो नवाब को मिला। तो इस तरह से देखते हैं, एक ही राज्य में, बंगाल में, दो लोग शासन कर रहे हैं, कंपनी और नवाब, इसी को बोलते हैं द्वैध शासन। हालांकि बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स ने सन 1772 में आकर इस द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। ये बक्सर के युद्ध का परिणाम रहा। दूसरा परिणाम ये रहा कि बंगाल में अंग्रेजों की लूट प्रारंभ, क्योंकि वहाँ पर अंग्रेजी अब सर्वे सर्वा हो चुके थे, तो उन्होंने मनमाने तरीके से व्यापार किया, मनमाने तरीके से कर वसूला और राजस्व की प्राप्ति की। उत्तर भारत में अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हुई, तो ये भी एक परिणाम रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी परिणाम बक्सर के युद्ध के होते हैं। ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं आज का क्विज। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है पिछली वीडियो से, जो जीएस की वीडियो थी, वेदरा का युद्ध किनके बीच हुआ? उत्तर को आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वेदरा का युद्ध किनके बीच हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, तो आंसर आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप आंसर देंगे तो हमें ये पता चलेगा कि आप वीडियो पूरा देखते हैं, कंप्लीटली देखते हैं, और आप पिछली वीडियोस को लेकर कितने प्रिपेयर्ड हैं, आप कितनी तैयारी किए हुए हैं। तो ये आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, हम इंतजार में रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।